नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, अर्थात इंडियन सॉइल के बारे में। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 6 है। दोस्तों, यहाँ पर हम मैप के द्वारा समझेंगे। साथ ही सबसे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं या प्रश्न आने की संभावना उन्हें हम टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न आपका एक भी नहीं आएगा। अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में देखते हैं, अर्थात मृदा या इंग्लिश में इसे सॉइल कहते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं ये होती क्या है। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। दोस्तों, जो आपने ऊपर भूमि के धरातल पर जो देखा है आपने, वो आपकी मृदा है। इसका निर्माण कैसा होता है? जो भी आपकी चट्टानें हों उनके टूटने फूटने से और उन चट्टानों में जो आपके जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको दबने से और लाखों वर्षों तक उनके दबे रहने से उनमें क्रिया होने के बाद इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा विज्ञान कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को, लेकिन पेडोलॉजी को आप कैसे याद रखेंगे? जैसे आपने देखा होगा ये मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या उगता है? पेड़ उगता है ना। तो इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पेडोलॉजी या मिट्टी, मृदा का अध्ययन। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो भारत का जो कृषि अनुसंधान परिषद है ना, उसने भारत की मिट्टियाँ उसको कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8 वर्गों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ठीक है, 8 वर्गों में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का? ये आपकी नई दिल्ली में। इसको याद रखें, नई दिल्ली। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों को बांटा है। पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी, छठी दलदलीय मिट्टी, सातवीं मरुस्थलीय मिट्टी, और आठवीं लवणीय मिट्टी। ये 8 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। दोस्तों, वैसे तो 8 वर्गों में बांटा है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपको ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी, जिसे हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। एग्जाम में पूछता है कि भारत पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दूसरे नंबर पर कौन से है, तीसरे नंबर पर कौन सी है। तो आपसे इस प्रकार से क्रम पूछ लेता है, लेकिन आपको जब आप सामने ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? गलती कर बैठते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखो, इसकी एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। जलोढ़ में क्या है? जल है। ठीक है, जलोढ़ में जल है। तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तो आपने देखा होगा सर्वाधिक मात्रा में लगभग 71% पे क्या है? जल है, और 29% पे क्या है? पृथ्वी है। तो सर्वाधिक मात्रा क्या है? जल है। तो इसे कैसे याद रखेंगे आप? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से पहले नंबर पे ये आ गई। अब आपको कन्फ्यूजन होता है कि लाल और काली में कौन सी है। तो आपको देखें, ये जलोढ़ में जो ला है उससे आप ऐसा रख सकते हैं कि लाल क्या हो जाएगी? दूसरे नंबर पर हो जाएगी। ये भी दूसरे नंबर का शब्द है, अक्षर है, सॉरी, और ये भी दूसरे नंबर का है। तो इसे आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आपको तीसरी तो काली याद हो जाएगी, तीसरी, और चौथी क्या है आपकी? लेटेराइट मिट्टी।
अब देखते हैं भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी है। भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उन मिट्टियों में कहीं ना कहीं 3 प्रकार के तत्वों की कमी देखने को मिलती है। ये कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। इसे हिंदी में जीवांश कहते हैं। जीवांश, ठीक है, अर्थात जीवों का अंश, इसे जीवांश कहते हैं। अब देख लेते हैं ये ह्यूमस या जीवांश क्या होता है। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने अर्थात विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं या जीवांश कहते हैं। ये हमारे दोस्तों जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं ये वर्षों तक सड़ेंगे गलेंगे और उनसे क्या हुआ, एक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस बोलते हैं। जो आपको दिख रहा होगा मैप में इस प्रकार से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी यह भारत पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, इसे याद रखें। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि दोमट मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? जलोढ़ मिट्टी। या कछारी मिट्टी किसे कहेंगे हम? जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। इसका निर्माण कैसा होता है? नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से जो लाकर मैदानी क्षेत्रों में क्या बिछा दी जाती है। अब इसे कैसे समझें दोस्तों? हमारी जो नदियां हैं ये पहाड़ों से नीचे उतरती हैं। पहाड़ों से जितना भी जो अवसाद होता है उसको लेकर साथ साथ में क्या होता है, ये मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर जाके ये बिछा देती हैं। तो इससे क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम इसे एक और संधि विच्छेद के माध्यम से समझें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जलोढ़ का हो जाएगा जल प्लस ओढ़। ठीक है, तो ये जल के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होती है? मैदानी क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, ये उड़ा दी जाती है, अर्थात जल प्लस ओढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, अगला है इसके बारे में देखें कि कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है, उसमें कौन कौन सी तत्वों की कमी होती है, कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है, उनको भी देख लेते हैं। क्षेत्र की बात करें तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान। ठीक है, अब इसे आप एक मैप के माध्यम से देखें कि भारत का जो उत्तरी है पूरा, जो उत्तरी मैदान है आपको दिख रहा होगा मैप में, ये वाला आपको दिख रहा है पूरा ये, और इसको जो तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान दोनों है ना, यहाँ भी आपको ये मिट्टी मिलती है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रचुरता या अधिकता की बात करें तो इसमें चूना तथा पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दो तत्व मिलेंगे आपको इसमें, चूना तथा पोटेशियम की। ठीक है, कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि भारत की मिट्टियों में 3 प्रकार के तत्वों की हमेशा कमी मिलती है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, अब देखते हैं यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। ठीक है, धान की खेती के लिए आपने देखा होगा कि धान की जो पश्चिम बंगाल में होता है धान चावल की खेती होती है, सर्वाधिक कहाँ होती है? वो पश्चिम बंगाल में, इसलिए धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अब हम आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। एक बांगर और एक खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? एग्जामों में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और आपको फंसा देता है। तो जो हमारे घर का जो सामान होता है उसे भंगार बोलते हैं, तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बांगर या भंगार। ठीक है, तो आप इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुरानी चीज़ें होती हैं वो भंगार बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को आओ खादर हो जाएगा आपका। अब इसे आप कैसे समझें? मैप के द्वारा आप समझिए। ये आपकी कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये आपकी कोई नदी बहती हुई जा रही है,
तो नदी का जो पानी है जल स्तर क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ तक हर साल नदी का जो पानी है जहाँ तक पहुँचता है उसे खादर भूमि कहते हैं, क्योंकि ये नई भूमि है। ठीक है, नदियों द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं पहाड़ों से, वो क्या करती हैं, बिछा देती हैं, तो इससे नई जलोढ़ मिट्टी हो जाती है या खादर कहते हैं। और नदियों का पानी हर साल जिस क्षेत्र में नहीं पहुंचता, जो आपको जो क्षेत्र दिख रहा हो ये वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, बांगर मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या नई मिट्टी का नहीं आएगी, नई मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, जो मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी कहलाने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। साथ ही आप इसे एक और मैप की सहायता से भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, फ्लड जो बाढ़ आती है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बाढ़ का जो क्षेत्र है, इसका जो जल यहाँ पे कुछ मिट्टी पर पहुँचा, लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी है जिसका पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो जो यहाँ तक जल पहुँचा उसे खादर मिट्टी, और जहाँ तक नहीं पहुँचा उसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको याद रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, आप सिर्फ इसे याद रखें। अब देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, ये हमारे दूसरे नंबर पर पाई जाती है भारत में। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ भी कम वर्षा होती है वहाँ पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मैप में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो क्षेत्र है, आप ये दिख रहा है, और पूर्वोत्तर भारत दिख रहा है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। ठीक है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। ठीक है, लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और अगर आपसे कमी की पूछी जाए तो आपको वो 3 मैंने स्टार्टिंग बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ठीक है, इन 3 तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विस्तार आपको कहाँ मिलेगा, आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। आपको उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे याद रखें कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में सिर्फ यही ऑप्शन देगा, या तमिलनाडु देगा या आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक की बात करूँ मैं इन दोनों में, तो ये तमिलनाडु प्रथम नंबर पर है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर क्या है, आंध्र प्रदेश है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे जो बाजरे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है, ये आपकी लाल मिट्टी है। ठीक है, जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी जलयोजित या जलयोजन रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई देती है। अब देखा जाए, लाल मिट्टी है, जब आप ये जल को सोख लेगी तो क्या हो जाएगी, आप पीली मिट्टी हो जाएगी। कई बार आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है कि लाल पीली मिट्टी, इस प्रकार नाम लिखा होता है कि लाल और पीली एक साथ लिखा होता है। ठीक है, तो उसे लाल पीली मिट्टी कहते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, इसे ही लाल पीली मिट्टी कहते हैं। जब यह जल को सोख लेगी तो यह पीले रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले ये पूर्वोत्तर दक्षिण भारत है ना, प्रायद्वीप भारत है, इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हुआ, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। ये आपको मैप में बेसाल्ट चट्टान दिख रही है, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। जब इन चट्टानों की टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से किसका निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकला। लावा से जब लावा कठोर हो गया तो उससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हो गया, और बेसाल्ट चट्टानों की जब टूटन फूटन होने लगी तो उससे काली मिट्टी का निर्माण हो गया। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी
या लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे लावा मिट्टी क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है। कपास की मिट्टी क्योंकि ये इसमें सर्वाधिक उपयोग किसका होता है, कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफिरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, टिटेनीफिरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। आपने देखा होगा जो हमारी मैग्नेट होती है वो काले रंग की होती है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि मैग्नेट किस प्रकार की होती है, काले रंग की। तो काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण हुआ, टिटेनीफिरस मैग्नेटाइट के कारण हुआ। अब देखते हैं इसके क्षेत्र के बारे में, ये कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। आप मैप की सहायता से भी आप इसे समझ सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला हिस्सा है, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो सर्वाधिक किस स्टेट में मिलेगी आपको काली मिट्टी, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखें। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। आप इसे याद रख सकते हैं, का से कपास स्टार्ट होता है और का से ही काली मिट्टी होती है। तो आप कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। अभी हमने देखा उसे रेगोर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही उसे हम जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसे जुते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं। क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो सुधार लें, जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें इस मिट्टी पर पड़ती हैं तो इसमें क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। आपको मैप में दिख रहा होगा, इसको आप देख लें। ठीक है, दरारें पड़ी हैं, जिस कारण क्या होता है ये जुती हुई लगती है कि इसमें हल चलाएगा हो, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा दरअसल में नहीं है। ठीक है, इस कारण ये करती है, जल सूखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसे जुती हुई खेत की मिट्टी भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। यह भारत में चौथे नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, इसे याद रखें। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तथा अत्यधिक गर्मी पड़े। कि कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। ठीक है, इसे मकरली मिट्टी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, मकरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा ऑक्साइड, ठीक, और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लोहा ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था फेरिक ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड के कारण ही होगा, तो इसमें किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, लाल रंग की मिट्टी का निर्माण होगा। जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो वो भूरा और लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, वो लोहे के कारण होता है। और जिस मिट्टी में लोहा पाया जाएगा तो उसकी मिट्टी का रंग लाल होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस मिट्टी में निछालन या लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, इस निछालन या लीचिंग क्या होता है इसको समझिए। तो ये ज्वालामुखी चट्टान होती है या विशाल चट्टान होती है, जब इस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो इसमें जो अवसाद होते हैं या फिर जीवों के जो अंश वगैरह होते हैं तो वो जल के साथ धुलकर बह जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो मिट्टी है अधिक उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, इसी कारण इस प्रक्रिया को जो भी होती है उसे निचालन या लीचिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ उनको याद ना रख के सिर्फ आपको किसे याद रखना है कि केरल में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, लेकिन जो पूर्व पश्चिमी घाट है इसमें सर्वाधिक होती है तो वो केरल में होती है।
इसलिए इस मिट्टी का निर्माण क्या होता है, केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, इलायची के लिए, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे इसके देखें तो इसमें ईंट लगा है, तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं लवणीय मिट्टी। इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि लवण, अर्थात इसमें क्या होगा, इस मिट्टी में नमक घुला हुआ है। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। क्या हो, मिट्टी की प्रकृति कैसी हो, क्षारीय, और नमक की मात्रा उसमें बढ़ जाए उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में मिलता है। जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मिट्टी हो, लेकिन क्या है इसमें नमक नमक इस प्रकार से बिछा हुआ है, इसी को हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। इसके आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि पर्वतीय मिट्टी जो पर्वतों पर पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या फिर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आपको जो उत्तर भारत दिख रहा है उसको जो हिमालयी पर्वत है वहाँ पर आपको इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ पे असम की बात, असम पूर्वोत्तर भारत में आता है, तो ये आपको चाय की खेती के लिए फेमस है। सेब आपको आपने सुना होगा नाम, कश्मीरी सेब, तो वो कहाँ पे होते हैं, पर्वतीय मिट्टी में उगाए जाते हैं। अभी तक हमने 6 प्रकार की मिट्टियों को देखा। अब हम 2 मिट्टियाँ और बचती हैं, उनको एक बार और देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। आपने मरुस्थल का नाम सुना होगा, थार मरुस्थल। ये अधिकतर कहाँ है आपके, ये दिख रहा है गुलाबी गुलाबी कलर का, ये आपको राजस्थान में मिलता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपके गुजरात में भी मिलता है, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा में मिलता है। अधिकतर इसका हिस्सा राजस्थान में मिलता है। आपसे पूछी जाए कि अधिकतर मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में है, तो आप इसको राजस्थान लगा सकते हैं। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें फसल तो नहीं उगाई जा सकती, लेकिन जो मोटे अनाज हैं जैसे कि बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। आपने सुना होगा सरसों की खेती में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, वो राजस्थान है। तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है उसी में क्या होता है, सरसों की खेती की जाती है। अब देखते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी और जो हमारे जो पेड़ पौधे होंगे वो सड़ेंगे तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। मात्र एक मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके सड़ने गलने से, उनके जीवों के जो अंश बच जाती है उससे ही ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, ह्यूमस को हिंदी में जीवाश्म भी कहते हैं। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड तथा
पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी जो स्टार्टिंग की 4 मिट्टियाँ उनको ज़रूर आप ध्यान से कवर करें, अक्सर एग्जामों में प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। आपको चित्र में एक स्केल दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है पीएच स्केल। ठीक है, इसमें 1 से लेके 14 तक अंक होते हैं जिसमें हम किसी भी वस्तु का पीएच मान ज्ञात करते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए भी किया जाता है। यदि मिट्टी की अंक 7 है तो वो उदासीन या नेचुरल है। अगर मिट्टी की का पीएच मान 7 से नीचे है तो वह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अगर उस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाती है। अगर हम बात करें फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए, तो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, वह ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही वह क्षारीय होना चाहिए, वह उदासीन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी को कि अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को कैसे दूर करेंगे, अगर कोई मिट्टी क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता को कैसे कम करेंगे वो से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग, और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीयता को कम करने के लिए किसका, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो गई हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि आप कितने प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। ये एसएससी 2013 और 2016 में पूछा गया प्रश्न। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। मैंने आपको बताया था का से कपास और का से काली मिट्टी, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सभी। तो हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। तो आपकी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें भी पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी मृदा बेसाल चट्टानों के कारण निर्मित हुई है। यह यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन सी सही, क्योंकि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उससे लावा का निर्माण हुआ, लावा बाहर निकला था, उसको कठोर हुआ, कठोर से बेसाल चट्टानें बनी और बेसाल चट्टानों से किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यूपीपीसीएस 2015 में आया प्रश्न। अभी हाल ही में बताया था कि ईंट ऐसी कौन सी मिट्टी है, यहाँ पे पीछे ईंट लगा हुआ है तो वो कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। तो ईंट और ईंटों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। बिहार पीएससी में 2001 में आता और एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न। जिप्सम, चूना, खाद, नमक। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना। रेगुर मिट्टी का दूसरा अन्य नाम है। एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। रेगुर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपास की मिट्टी, लावा मिट्टी और जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मैंने बताया था, आप किससे याद रखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, मिट्टी है जल है, तो क्या है, जल है, तो जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो भी आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी। ठीक है, जल द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन। तो ये हो जाएगी खादर मिट्टी। एसएससी द्वारा 13 में पूछा गया प्रश्न है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगर, खादर, रेगुल, कल्लर। तो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से, जो भंगार होता है हमारा वो क्या होता है, पुराना चीज़ होती है वो भंगार कहते हैं। ठीक है, तो उसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। ये APFC द्वारा 15 और SSC द्वारा 17 में पूछा गया प्रश्न है। जलोढ़, काली, लाल लेटराइट मिट्टी, जलोढ़, लाल, काली लेटराइट मिट्टी, लाल जलोढ़, काली लेटराइट मिट्टी, काली जलोढ़, लाल लेटराइट मिट्टी। तो आपने देखा था कि जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन में ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। ठीक है, जलोढ़ के बाद मैंने बताया था कि आपको जो सेकंड शब्द है लाल, और उसको क्या है, लाल, ला है और लाल, इसे इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ठीक है दोस्तों, आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अच्छी मिट्टी होने के लिए उसका pH मान कितना होना चाहिए? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।